चलिए बेटा स्टार्ट कर देते हैं। आज हमको क्या करना है? आज हमको एमकॉम एंट्रेंस ये जो 2020 पेपर अभी हुआ है इसका मैथ्स वाला पोर्शन डिस्कस करना है। बेटा मैथ्स के इसमें 13 एमसीक्यूज आए। क्वेश्चन नंबर 63 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक ये 13 एमसीक्यू इस बार मैथ्स के आए। इनको हमें डिस्कस करना है बेटा। शुरू कर देते हैं जरा। सबसे पहला हमें 63 से स्टार्ट करना है, तो ये 63 क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोलता है? 63 में कहता है द सप्लाई फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज इतना, x इज इक्वल टू 4p स्क्वायर प्लस 15, इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एट p इज इक्वल टू 5। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है बेटा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है dx बाय dp इंटू p बाय x। नेगेटिव साइन नहीं लगाते, ध्यान रखना। इलास्टिसिटी डिमांड में लगाते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में नहीं लगाते। तो यहां से dx बाय dp यानी कि इसका डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू p। 4 p स्क्वायर का आ जाएगा 2p यानी कि हो गया 8p प्लस 15 का डेरिवेटिव 0 इंटू p बाय x की वैल्यू पुट कर दी 4p स्क्वायर प्लस 15। अब यहां पर p को 5 पुट करना है और कुछ नहीं करना है, तो ये हो गया 40 इंटू 5 ओवर 4, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 15। इसको पूरा आप आराम से सॉल्व कर लो और देखो कितना आता है। पी स्क्वायर में मैंने 25 डाल दिया है, पी था 5। इसको सिंप्लीफाई कर लो बस और ये देख लो कितना आ रहा है। मेरे हिसाब से ये 1.74 आ रहा है, 1.74 यानी कि ऑप्शन बी आ रहा है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। कॉपी कर लो बेटा। क्योंकि मैं टाइम शायद कम दूंगा आपको, तो आप पॉज का बटन दबा के कॉपी कर लिया करें। जब मैं समझा रहा हूं तो आप आराम से समझे, बाद में पॉज का बटन दबा के कॉपी कर लो उसको। चलिए बेटा, तो अब हमको जो क्वेश्चन करना है ये करना है 64 में क्या करना है बेटा? देखो इन्होंने ना मैट्रिक्स दी हुई है हमको कोई, और x y z w चारों की वैल्यू पूछ रहा है और यहाँ पे नंबर है। बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है हमें, ध्यान रखना। आप सिंपल इसको आप वैल्यूज पुट करके देख लो, बेटर है। फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है नहीं सर मैं तो सॉल्व करूंगा, तो बेटा कर ले। फिर देखो सॉल्व भी कैसे करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमने लिया 2x माइनस 3y, इसको इसके फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 1 के इक्वेट कर दिया। ये वाला फर्स्ट एलिमेंट लिया, इसको इस 1 के इक्वेट कर दिया। अब हम xy में ही दूसरी टर्म देख लेते हैं ताकि वो सिंप्लीफाई हो जाए। xy की दूसरी इक्वेशन है ये x प्लस 4y इक्वल टू सेकेंड वाली टर्म यहां पर है 6। इस वाली टर्म को इसके इक्वेट कर दिया। अब इन दोनों से सॉल्व करके आप x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे। निकालो बेटा, कर लो सॉल्व। यहां से x2 और y1 आ जाएगा। आप एक बार सॉल्व करके देख लो, ठीक है जी। x2 और y1 तो आ ही गया, तो हमारे पास जो ऑप्शन बच गई वो 2 और 3 बच गई, ठीक है। अब दूसरी जो है z और w, उसके लिए भी आपको सॉल्व करना है, कर लो, नहीं तो ऑप्शन डाल के देख लो किधर इक्वेट आ रहा है। फिर भी अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो यहां पर z माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -2 और 3z प्लस 4w इज इक्वल टू 29। यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपको बेटा z और w की वैल्यू मिल जाएगी। मेरे ख्याल से ये 3 और 5 आएगी और ये आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार कॉपी कर लो। सीधा सीधा आप ऑप्शन डाल के भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सॉल्व करना है तो आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। कॉपी कर लो बेटा हिंट।
चलिए बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम 65। ये एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ये बच्चों ने पेपर में जाने से पहले मुझसे 4 बार डाउट में भी पूछा है, और कई बच्चों ने मेरे को अदर इंस्टीट्यूट्स का भी रेफरेंस दिया कि सर उन्होंने क्वेश्चन ऐसे करा हुआ है, उन्होंने वैसे करा हुआ है। ऑप्शन में पहले भी ये पेपर में जब आया था थोड़ा सा मिसप्रिंट था। ठीक है जी, मैंने उनको बोला था बेटा ऐसे होएगा, आज फिर बता रहा हूँ कि ये ऐसे ही होएगा, और इस बार ऑप्शन भी सही आई है और मैच भी हो रही है। तो जैसा मैंने आपको पहले बता के भेजा था पेपर में, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है और वैसे ही होना है। और इस क्वेश्चन में खास बात क्या है फिर बता रहा हूँ, देखो। मार्जिनल कॉस्ट इस क्वेश्चन में बेटा हमको दिया है, मार्जिनल कॉस्ट इज 2 into 2x plus 9 raised to power minus half and fixed cost is 4. Then यूनिट पर यूनिट कॉस्ट यानी कि एवरेज कॉस्ट पूछ रहा है when x is equal to 8। ठीक है जी, अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, उसके बाद एवरेज कॉस्ट निकलेगी। ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमको इसको मार्जिनल कॉस्ट के इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्ट का। तो ये आ गया 2x प्लस 9 रेज़्ड टू पावर हाफ का इंटीग्रेशन। यहां इस इंटीग्रेशन में ही बच्चों को प्रॉब्लम थी, तो ये तो इंटीग्रेशन करके टोटल कॉस्ट आ गया। अब यहां क्या आता है बेटा, देखो यहां सिंपल है जी, 2 को 2 रहने दो, इसकी जो पावर है 2x प्लस 9 रेज़्ड टू पावर माइनस हाफ प्लस 1 ओवर माइनस हाफ प्लस 1 प्लस के। नॉर्मल इंटीग्रेशन हम ऐसे ही करते हैं, x रेज़्ड टू पावर, मैं आपको रफ में बता दूं, x रेज़्ड टू पावर n का इंटीग्रेशन होता है बेटा x रेज़्ड टू पावर n ओवर n प्लस 1। सिंपल है, हमने इसमें भी ऐसे ही कर दिया, माइनस हाफ प्लस 1 ओवर माइनस हाफ प्लस 1, बिल्कुल सही है। तो यहां से ये हमारे पास आ जाएगा 2 into 2x प्लस 9 रेज़्ड टू पावर हाफ ओवर हाफ प्लस के। ठीक है, ज्यादातर बच्चे यहीं पर आके इसको छोड़ देते हैं, लेकिन बेटा मैंने हमेशा बोला है कि डिफरेंशिएशन साइंटिफिक होता है, इंटीग्रेशन साइंटिफिक नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बार जो आप लिखने जा रहे हो उसका डिफरेंशिएशन करके क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि ये टर्म आ भी रही है कि नहीं आ रही है। तो बेटा हमेशा क्रॉस चेक किया करो, इस क्वेश्चन में आ नहीं रही है ये। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो 2 एज इट इज रहेगा, हाफ रेज़्ड टू पावर दिस, मैं कर देता हूं रफ में, 2 एज इट इज रहेगा। मैं इसका डिफरेंशिएशन, ये 1/2 भी एज इट इज रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं हाफ 2x प्लस 9 रेज़्ड टू पावर माइनस हाफ, ये आएगा ना इसका डिफरेंशिएशन, और हाफ से हाफ कट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या, इसका भी एक मिनट 2 और आएगा आगे, 2x प्लस 9 का भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करके ये आ रहा है बेटा, हाफ से हाफ कट गया, हमारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ दिस इंटू 2, और हमको चाहिए सिर्फ ट्वाइस ऑफ दिस, यानी कि एक 2 एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पास डिफरेंशिएशन करके, तो इसलिए एक 2 यहां पर और डिवाइड कर दें ताकि ये 2 खत्म हो जाए। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। तो इसका जब इंटीग्रेशन होगा यहां तो ऐसे होगा, ये दिस रेज़्ड पर हाफ माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1, ठीक है, इनटू में प्लस के एज इट इज, और एक 2 एक्स्ट्रा यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि एक्स्ट्रा वाला 2 कैंसिल हो सके। अब आप इस टर्म का, ये जो रेड कलर से मैंने मार्क की है, इसका बेटा डिफरेंशिएशन करके देख लो आप, 2 एज इट इज, हाफ इंटू 2 एज इट इज। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, हाफ आगे 2x प्लस 9 की पावर माइनस हाफ इंटू इसका डेरिवेटिव 2। अब की बार ये हाफ भी कट जाएगा और ये 2 भी कट जाएगा, वापस वही सेम चीज आ गई हमारे पास जो हमें ऊपर चाहिए थी। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, कि जब भी आप कोई इंटीग्रेशन कर रहे हो तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लिया करो उसका वापस डिफरेंशिएशन करके। तो ये आ रहा है इसका इंटीग्रेशन। अब यहां से इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास ये बच गया। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है ये हम पहले से ही जानते हैं, यहां बच्चों को दिक्कत नहीं थी।
जब भी आप आउटपुट को 0 पुट करते हो तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट आती है। ये एक बेसिक सा रूल है भाई। 0 आउटपुट पर भी जो टोटल कॉस्ट आ रही है उसी को तो फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। अगर मैं कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा फिर भी कुछ कॉस्ट आ रही है तो उसी को हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलेंगे बेटा। तो 0 आउटपुट पुट करने का टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर आउटपुट को 0 पुट कर दिया, ये पॉइंट पुट कर दिया ना, आउटपुट 0 तो टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट विल बी इक्वल टू 4, जो कि इसने हमको दिया यहां। तो टोटल कॉस्ट की जगह रखा 4, 2 की जगह रखा 2, x की जगह रखा 0 और ऐसे। यहां से 2 इंटू 0 इज 0, 9 का रूट इज 3, 3 इंटू 2 6, तो ये आ गया 6 प्लस k एंड k इज इक्वल टू -2। यहां से k की वैल्यू बेटा -2 आ गई है। अब k की वैल्यू -2 आने के बाद ये जो हमारा टोटल कॉस्ट फंक्शन था ये कंप्लीट हो जाएगा। आप एक बार पॉज करके यहां तक कॉपी कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो ये आपने कॉपी कर लिया होगा। तो मैं ये k की वैल्यू -2 डाल के यहां पर टोटल कॉस्ट फंक्शन लिख रहा हूं। टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या हुआ बेटा हमारा, 2 इंटू 2x प्लस 9 की पावर हाफ, 2 इंटू रूट लिख देता हूं ताकि आपको आसानी रहे समझने में, 2x प्लस 9 रूट प्लस k था और k -2 आ गया है तो प्लस -2, दिस इज टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब हमको क्या करना है बेटा, एवरेज कॉस्ट निकालना है। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय x, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय x इज एवरेज कॉस्ट। अब हमको एवरेज कॉस्ट फाइंड करना है व्हेन x इज 8। इसने हमें पिछले यहां क्वेश्चन में बोला था x इज 8 तो एवरेज कॉस्ट निकालना है। बस अब x को 8 पुट करना है और कुछ करना ही नहीं। सो x को 8 पुट किया बेटा, 2 इंटू 8 इंटू 2 16 प्लस 9 25, 8 प्लस -2 बाय 8। यहां से आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और देख लेंगे एवरेज कॉस्ट कितना आ रहा है। मेरे पास है इसका आंसर एंड दैट इज कमिंग टू बी 1। ये 1 आ रहा है बेटा, एक बार चेक कर लो आप आराम से। ठीक है, तो 1 में आप अब ऑप्शन ढूंढ लेंगे। ये हम क्वेश्चन नंबर 65 कर रहे थे। की एक ऑप्शन है 2, एक ऑप्शन है 3 और ठीक है, तो इसमें 65 की डी ऑप्शन है 1। ये बेटा ये फोर्थ जो ऑप्शन है डी ऑप्शन है 1, तो डी ऑप्शन 1 है इसका आंसर। आप एक बार कॉपी कर लो इसको। चलिए बेटा, अब हमको करना है 66 क्वेश्चन करना है हमको। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, सम ऑफ 10,000 डिपॉजिट फॉर 10 years at 10% compounded continuously। कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूस बेटा, कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग। कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग का फॉर्मूला होता है Pn इज इक्वल टू पी नॉट ई रेस्ट टू पावर RT, जिसमें ये P नॉट जो है ये प्रेजेंट वैल्यू होती है और Pn जो है ये फ्यूचर वैल्यू होती है। ठीक है जी, तो अब यहां पर 10,000 डिपॉजिटेड फॉर 10 years,
यानी कि आज की डेट में हमने 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया, प्रेजेंट वैल्यू इज 10,000, ई रेस पर आर टी, हमें आर चाहिए और टाइम चाहिए, 10% पर एनम है और 10 ईयर्स है, तो रेट हो गया 10% यानी कि 10/100 और टाइम हो गया 10 ईयर्स, तो 0.10 इंटू 10। ठीक है, यहां पर बच्चे घबरा जाते हैं, सर ई वाला क्वेश्चन है, टेबल वेबल दी नहीं, क्या करेंगे? बेटा बिना टेबल के होगा क्वेश्चन, तभी तो आया हमारे पेपर में। तो 10,000 इंटू ई रेस्ट पर ये मल्टीप्लाई करके आ गया 1, तो हमें किसी टेबल की जरूरत नहीं है बेटा। ये दोनों मल्टीप्लाई करके 1 आ गया। ई की वैल्यू होती है 2.7185 अप्रोक्सीमेटली। ये हमने क्लास में भी बार बार आपको बोला है कि ई की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, टेबल वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक के क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो पॉपुलर वैल्यू है उनके क्वेश्चन आ सकते हैं। कहीं पर भी e की पावर 1 यूज हो सकता है, e की पावर 2 यूज हो सकता है, 1/e यूज हो सकता है, 1/e स्क्वायर यूज हो सकता है, ये सब चीजें तो यूज हो सकती हैं क्योंकि e की ये पॉपुलर वैल्यू है जो कि आपको याद रखनी होगी 2.7185। तो बेटा ये pn आ जाएगा हमारा 10,000 इंटू 2.7185 और अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास आ जाएगा 27185 अप्रॉक्स। टू बी मोर प्रिसाइज ये 2.71 ही बच्चे याद कर लेते हैं, 2.7183 होता है एग्जैक्टली। और अगर आप प्रिसिशन चाहें तो अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आएगा 27,183। ये ऑप्शन में हमको कहीं मिल रहा होगा, ये रहा, बहुत क्लोज नहीं है। अगर आप 27,185 भी करते तो भी चलता, कोई ऑप्शन कोई दिक्कत नहीं है, सी ऑप्शन है, आप इसको कॉपी कर लें, कॉपी कर लें बेटा। चलिए बेटा, तो अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन जो करना है दैट इज 67। क्वेश्चन नंबर 67 में हमको क्या बोलता है, कहता है कि a linear demand function provide that quantity demanded is nil when price is इतना, प्राइस है 50 तो क्वांटिटी डिमांडेड है 0, ठीक है, एंड डोमेस्टिक डिमांड इज 100 इफ प्राइस इज 0, प्राइस 0 है तो डिमांड है 100। इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मॉड करके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमको फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा इसका, माइनस ऑफ dx बाय dp इंटू पी बाय एक्स, माइनस हटा देंगे, इसने बोल दिया मॉड करके, और p लेना है उस वक्त 25। ये क्वेश्चन है हमारा। भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए पहले डिमांड फंक्शन तो हमको चाहिए ही ना, तो क्या करेंगे बेटा, पहले ये 2 पॉइंट हमारे पास हैं, इससे हम डिमांड फंक्शन बनाएंगे। x माइनस x1 स्लोप इंटू p माइनस p1, p1 p0 कुछ भी, ठीक है। और स्लोप कैसे निकलता है, x1 कर लो चाहे तो, x2 माइनस x1 ओवर p2 माइनस p1। तो यहां से बेटा 1 के लिए पहले कोई पॉइंट चूज कर लो, मान लो ये कर लेते हैं, x माइनस 0 स्लोप इंटू p माइनस 50। अब स्लोप आएगा x2 माइनस x1 यानी कि x2 माइनस x1, 100 माइनस 0 ओवर p2 माइनस p1, 0 माइनस 50, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू ऊपर 100 नीचे माइनस 50 और p माइनस 50, तो x इज इक्वल टू -2 p माइनस 50, और सिंप्लीफाई करना है तो -2p प्लस 100, ये आ गया बेटा डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन। अब हमको निकालना होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल लेते हैं।
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज dx by dp, dx by dp, इसका डेरिवेटिव dx by dp -2 इंटू p बाय x, p बाय x, x की वैल्यू पुट कर देंगे, ये -2p + 100, ये आ गया भैया इलास्टिसिटी dx by dp, dx by dp यानी x का डेरिवेटिव करा -2 आ गया इंटू p बाय x, p एज इट इज लिखा और x की वैल्यू, अब हमको p पुट करना है यहाँ 25, बस p को 25 पुट कर देंगे, दिस इज माइनस प्लस 2, p को पुट किया 25 ओवर माइनस ऑफ p को पुट किया 25, 50 + 100, यहां से बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगा। एक बार इसको सॉल्व कर लो और देख लो ये कितना आ रहा है, 67 था ना, इसका 1 आंसर आ रहा है हमारे पास, एक बार आप कैलकुलेशन कर लो, इसका आंसर 1 आ रहा होगा, पार्ट सी इसका आंसर होगा, सी कर लो बेटा कॉपी। चलो बेटा अब हमको करना है 68 में मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज दिस, मार्जिनल रेवेन्यू दिया है बेटा 2 - 6x, हमको बोलता है कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड फंक्शन चाहिए। देखो एक सिंपल सी बात है, x इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ये डिमांड फंक्शन होता है, फिर हम यहां से टोटल रेवेन्यू निकालते हैं x इंटू p, फिर टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव करके मार्जिनल रेवेन्यू निकलता है ऐसे। तो ये रिलेशंस हैं कुछ जो हमें ध्यान रखने होंगे। तो अब यहां पर दो ऑप्शन है इस क्वेश्चन को करने की, जिन बच्चों को इंटीग्रेशन से डर नहीं लगता सिंपल इंटीग्रेशन से कर लो, आप मार्जिनल रेवेन्यू का इंटीग्रेशन कर दो 2 - 6x का इंटीग्रेशन, तो ये तो आ गया टोटल रेवेन्यू, 2 का इंटीग्रेशन 2x माइनस 6x का इंटीग्रेशन 6x²/2, तो ये आ गया टोटल रेवेन्यू। अब हम ये जानते हैं कि टोटल रेवेन्यू होता है p इंटू x, तो बेटा टोटल रेवेन्यू हो गया p इंटू x से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, p इज इक्वल टू 2 माइनस 6/2 इज 3x, एक x कम हो गया सब तरफ से, तो ये आ गया हमारा डिमांड फंक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन में x इस तरफ है p इस तरफ है, तो x को इधर ले आओ, सो दिस इज 3x 2 माइनस p एंड x इज इक्वल टू 2 माइनस p/3, तो ये आ गया बेटा डिमांड फंक्शन। ऐसा ही कुछ हमसे पूछ रहा था कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड फंक्शन, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस p/3, तो ये फंक्शन हमारी ठीक बैठती है। कॉपी कर दो बेटा इसको। चलिए बेटा, तो अब हमको करना है इसके बाद 69, क्वेश्चन 69 में हमको क्या बोलता है, कहता है द एवरेज कॉस्ट फंक्शन इज दिस, तो बेटा एवरेज कॉस्ट दिया है x + 5 + 36/x, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स विल बी, यानी कि x को 10 पुट करके टोटल कॉस्ट निकालनी है। पहले तो हम यहां से टोटल कॉस्ट निकाल लें, आपको पता है कि टोटल कॉस्ट बाय x इज एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय x इज एवरेज कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, x एवरेज कॉस्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट इज x मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, तो ये आ गया बेटा x² + 5x + 36, x मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट निकालना है व्हेन x इज 10, सो टोटल कॉस्ट व्हेन x इज 10, अब यहाँ 10 पुट करना है और कुछ करना ही नहीं इस क्वेश्चन में, 10 का स्क्वायर 5 × 10 + 36, यहां से आप इसको सॉल्व कर लेंगे और मेरे हिसाब से ये आ रहा है 186, जो कि हमारा डी ऑप्शन है, 186। कॉपी कर लो बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 69। चलिए बेटा, तो अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर 70।
क्वेश्चन नंबर 70। हाँ जी, तो क्वेश्चन 70 में बेटा ए हमको एक मैट्रिक्स दी है इन्होंने 4 - 2 1 4 1 3। ठीक है जी, कहता है ए इनवर्स फाइंड करना है हमको। बेटा ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, पहले तो 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट के लिए मैंने आपको कुछ रूल सिखाया था। एडजॉइंट ऑफ ए 2 क्रॉस 2 में क्या करते हैं बेटा, याद है कुछ? इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। 4 3 है ना, 3 4 आ गया। और इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं। -2 से 2 हो गया, 1 से -1 हो गया। ये आ गया बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी, क्या करते हैं एक बार फिर से बता रहा हूं। जो ये दोनों है रेड कलर से मार्क किया है, इनको इंटरचेंज कर देते हैं। 3 इधर 4 इधर, और इन दोनों का सिर्फ साइन चेंज करते हैं। -2 से 2 हो गया और 1 से -1 हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? दिस इंटू दिस 4 इंटू 3 माइनस दिस इंटू दिस 1 इंटू -2। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 12 माइनस -2 यानी कि 12 प्लस 2। ए डिटर्मिनेंट आ गया बेटा 14। चलिए बेटा, अब हमको 71 क्वेश्चन नंबर करना है। 71 में कहता है द प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन, क्वेश्चन 71 द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। ये भी काफी बार रिपीट हो चुका है 10 इयर्स में ना क्वेश्चन ये वाला। तो ये आपको कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, इनकी बात तो बाद में करेंगे, पहले हम अपनी बात कर लें। टोटल रेवेन्यू को, हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करते हैं? बेटा प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। हम प्रॉफिट का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी कि टोटल रेवेन्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव मार्जिनल कॉस्ट। फिर प्रॉफिट का सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस मार्जिनल कॉस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, जो कि वही करना होता है, प्रॉफिट को मिनिमाइज थोड़ी ना करेंगे, तो मैक्सिमाइजेशन के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखते हैं और सेकेंड डेरिवेटिव को लेस देन 0 रखते हैं। ये कंडीशंस होती हैं हमारी। तो इस कंडीशन का मतलब क्या हो गया बेटा? मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। और इस कंडीशन का मतलब क्या हो गया? मार्जिनल रेवेन्यू का डेरिवेटिव शुड बी लेस देन मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव। ये इधर चला गया, तो ये कंडीशंस हमारी आ गई। अब यहां अगर हम देखें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए पहली कंडीशन है एम आर इक्वल टू एमसी। तो एम आर इक्वल टू एमसी तो ए में भी है, बी में भी है और डी में भी है, कोई बात नहीं। दूसरी कंडीशन है एम आर का डेरिवेटिव शुड बी लेस देन एमसी का डेरिवेटिव। एम आर का डेरिवेटिव शुड बी लेस देन एमसी का डेरिवेटिव। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये बोल रहा है एम आर का ज्यादा होना चाहिए, गलत है। ये बोल रहा है इक्वल होना चाहिए, ये भी गलत है। तो ए ऑप्शन बेटा हमारी एकदम ठीक फिट हो रही है। ठीक है जी, कॉपी कर लो आप इसको। ये है क्वेश्चन नंबर 71। चलिए बेटा, तो अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर 74। इफ द डिमांड हैज अ यूनिट प्राइस इलास्टिसिटी, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 गिवन है, देन द कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन निकालना है बेटा। एक तो तरीका होता है इंटीग्रेशन करके, बड़े लंबे मेथड से निकालो, जरूरत ही नहीं है, आप ऑप्शन से ही कर लो इस क्वेश्चन को, तो आसान पड़ेगा। पहला है x इज इक्वल टू पी। यहां से मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल देता हूं, dx बाय dp इंटू पी बाय एक्स शुड बी इक्वल टू 1। ये है हमारा। तो dx बाय dp करेंगे तो 1 आएगा,
इंटू पी, एक्स की वैल्यू भी पी है। क्या ये 1 आता है? नहीं, ये -1 आता है, तो ये ठीक नहीं लग रहा। बी ऑप्शन, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाय पी, इसमें यही इलास्टिसिटी निकालते हैं। यहां से अगर आप dx बाय डी निकालोगे तो -c/p² आएगा। अब इलास्टिक डिमांड के फॉर्मूला वैल्यू डालेंगे, माइनस ऑफ dx बाय डी यानी कि -c/p², dx बाय डी में वैल्यू डाल दी, इंटू p बाय एक्स, इंटू p बाय x की वैल्यू है c/p। क्या ये इक्वल टू 1 आएगा? चेक करते हैं बेटे। माइनस माइनस प्लस हो गया, c से c कैंसिल हो गया, अभी कैंसिल नहीं करते, चलो ये आ गया c/p², ये p ऊपर चला गया, ये बन गया p²/c, तो ये सब कुछ कैंसिल हो गया एंड वी हैव 1 इक्वल टू 1, यानी कि बी ऑप्शन सही फिट बैठ रही है, तो 74th का आंसर बी हो गया। ठीक है जी, आप एक बार इसको कॉपी कर लो। तो इस क्वेश्चन में हम ऑप्शंस डाल के देख लेंगे, बेटर रहेगा। दूसरा तरीका था कि हम उसका इंटीग्रेशन कर देते, जो यहां दिया हुआ है ना, अब इसके बाद x वाली टर्म एक तरफ, p वाली टर्म एक तरफ रख के इंटीग्रेशन कर जाते और लॉग वगैरह में सॉल्व कर लेते। लेकिन जरूरत ही नहीं है, जो हमारा मल्टीपल चॉइस पेपर है तो ऑप्शन का डिफरेंशिएशन करो, वो ज्यादा बेटर पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में किए और काफी किए हैं। कर लो बेटा कॉपी। चलिए बेटा, अब हमको ये मैथ्स का इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, 75th क्वेश्चन। इसमें कहता है इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली एट, हमारा जो रेट है दैट इज 12%, यानी कि 12/100, और कंपाउंडिंग सेमी एनुअल है। ठीक है जी। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, तो बेटा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव का फॉर्मूला याद है कुछ? 1 प्लस, याद आया कुछ? हम फ्यूचर वैल्यू निकाल लेते थे, फिर 1 में से माइनस करते थे और ऐसे ऐसे। अगर वो चीज आपको याद आ रही है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एक फॉर्मूला भी मैंने याद करा दिया था, 1 प्लस r/m रेस्ट पर m -1। ठीक है जी। यहां पे टाइम को 1 ईयर हम अज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद है बेटा 1 प्लस r, हमारा यहां पर है 12%, m यानी कि कितनी कंपाउंडिंग है आपकी, हाफ ईयरली है तो 2 हो जाएगा, रेस्ट पर 2 -1। अब मुझे लगता है कि आप इसको सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, और मेरे पास आंसर है इसका, कैलकुलेट करके ये अप्रोक्सीमेटली 12.36% आ रहा है। चेक कर लो बेटा एक बार, और कॉपी भी कर लो। तो चलिए बेटा, ये हम लोगों ने कंप्लीट एक डिस्कशन कर ली है। हमने क्या किया है, हम लोग M.Com एंट्रेंस 2020 का पेपर डिस्कस कर रहे थे। हमने उसमें मैथ्स वाला पोर्शन डिस्कस किया है। ठीक है जी। चलिए, तो इसके अलावा वाले क्वेश्चन हम लोग क्लास में काफी सब करते ही रहते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।